हाँ, अपने इस चैप्टर का सारांश पढ़ चुके, क्वेश्चन आंसर भी कर चुके। अब अपन करेंगे जो आपके 6 नंबर का गद्यांश आता है, पूरा गद्यांश, उसकी व्याख्या करनी होती है। लेकिन हालांकि बहुत कुछ सारांश में बातें आ गई, लेकिन फिर भी प्रसंग कैसे लिखना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है, कौन सी चीज़ विशेष में लिखनी है, वो सब जानने के लिए अपना जो चैप्टर 12 है बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ, उसके बारे में अपन बात करेंगे। 6 नंबर का टॉपिक आपके यहाँ से बनता है। पहला गद्यांश है कि पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल। देखो, मालटाल का मतलब होता है सामान, ठीक है, सामान होता है जो सामान मतलब चीज़ें न जमा हो, तो क्या ये खाक पावर है? मतलब कोई कहता है ना कि पैसा पावर है, उसके पास में पैसा है, तो जब तक उसके पास में आसपास में मालटाल जमा ही नहीं हो तो फिर क्या खाक, मतलब क्या पैसा, क्या खाक पावर है? इसका मतलब ये है कि जो पैसे वाला होता है उसके पास में गाड़ी घोड़े बंगला बहुत ज़्यादा सामान अटरम सटरम ऐसा होगा कि उनका रहने का लाइफस्टाइल, ऐसे अंदाज से पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा आसपास का सामान है, मतलब पैसा है यार, पैसे में पावर है, बस वही चीज़ है। अगर ये नहीं हो तो फिर क्या खाक पावर है पैसा, ये चीज़ लिखी हुई है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, बैंक डिटेल देखिए, पर माल असबाब का मतलब बहुत ज़्यादा असबाब, माल असबाब का मतलब बहुत अधिक मकान कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं भाई, जिसके पास में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं वो तो बिना देखे, अनदेखी भी दिखने का मतलब है बिना देखे ही दिख जाते हैं। इतने बड़े आलिशान बंगला है, कोठी है, तो आराम से दिख जाएगी वो तो। अगर आपको पैसा ही देखना है तो बैंक का हिसाब देखिए, मतलब उसका बैंक में कितना पैसा जमा है उससे पता चलता है। बाकी ये से ऐसी चीज़ें कोठियाँ वगैरह तो ऐसे ही दिख जाती है, ठीक है। तो पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि परचेजिंग का मतलब क्रय शक्ति, खरीदारी कितनी वो कर रहा है, बस वही पैसे की असली रस है, असली पावर है, ठीक है। तभी तो कहता है ना कि पैसा है उसके पास में। कैसे पैसा मान लेंगे हम, जब उसकी परचेजिंग पावर जीरो है तो उस पैसे का फिर कोई मतलब नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। अब प्रसंग अपने फिक्स कर दिया क्या, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। यहाँ तक तो पूरे 12 के 12 गद्यांश के अंदर मैंने ये चीज़ फिक्स कर दी। अब एक लाइन आपको हर गद्यांश के अंदर एक नई जोड़नी है। जैसे इसमें अपन ने क्या देखा कि इसमें लेखक ने पैसे की शक्ति के विषय में बताया, बिल्कुल सही है, पैसे की क्या पावर हो सकती है पैसे की, वो इस पैराग्राफ में बताया। बस ये एक लाइन मन से जोड़नी है, बाकी वो 2.5 लाइन फिक्स है। जैसे अपन ने पोइट्री सेक्शन में कर देते कंसोल डॉट वो वाली चीज़, वैसे के वैसे इसके अंदर, ठीक है, वो चीज़ है। फिर व्याख्या, लेखक कहते हैं कि पैसा शक्ति, अर्थात जिसके पास खूब पैसा है वह शक्तिशाली है। कैसे कि पैसा पास होने से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे की शक्ति को अपने आसपास ढेरों सामान रखकर दिखाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, मतलब इतने ढेरों सामान अपने आसपास में नहीं रखता है, तो फिर उसका पैसा शक्ति सब व्यर्थ बेकार हैं। समझ में आ गई भाई? कोई कहता है ना कि बहुत कंजूस है, पैसा तो है लेकिन कंजूस है, क्या मतलब फिर उसका, क्योंकि साथ लेके जाएगा क्या? अगर उसके पास पैसा तो अभी ऐश आराम की ज़िंदगी जिए, वो अच्छी लाइफस्टाइल जिए, वो चीज़ है। अगर ऐसा पैसा है और उसके पास में सामान, ढेरों सामान नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ है, वो पैसा किसी काम का नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक के हिसाब किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल से पता चल जाए भाई आप किसकी। वैसे तो देखो, ये यहाँ मैंने बता दिया था कि बैंक का हिसाब बैंक हिसाब देखिए। हालांकि अपन बैंक हिसाब किसी का देख नहीं सकते। किसका बैंक हिसाब देखोगे? किसी का भी बैंक डिटेल आप नहीं देख सकते, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन हाँ, अगर बैंक हिसाब देखना है, क्योंकि बैंक हिसाब का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, कैसा वो जीवन जी रहा है, कितना उसके पास सामान है, कैसा बंगला कोठी है, गाड़ी है, वो सब, ठीक है। तो ये सब है कि पैसे को देखने के लिए बैंक के हिसाब किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पास ऐशो आराम, सामानों की भीड़, रहन सहन, सभी उसकी शक्ति का परिचय स्वयं ही दे देते हैं। जो पैसे वाला होता है आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसके पास आलिशान बंगला है, उसके पास ये, उसके पास ऑडी कार है, मतलब ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि पैसे वाला है। अगर कोई नहीं भी देखना चाहे तब भी जिसके पास सब कुछ अधिक मात्रा में मौजूद है तो उसके पैसों की शक्ति बिना देखे ही सबको दिख जाती है। बिल्कुल असल बात ही तो ये है कि जो क्रय शक्ति, मतलब ये जो लिखा था ना परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति का महत्व ही पैसे की शक्ति से है। भाई जिसके पास पैसा है, अगर उसकी परचेजिंग पावर अच्छी है तो हम कहेंगे कि वाकई पैसे में ताकत है, शक्ति, वरना क्या मतलब उस पैसे का, ठीक है। अगर ऐसा पैसा है और क्रय शक्ति नहीं तो फिर ये सब व्यर्थ है, बेकार है, निरर्थक है। अगर जिसके पास में पैसा है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि पैसा खर्च करूं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, उसका पैसा कोई यूज़ नहीं है। विशेष क्या है? विशेष में आपको 2-3 बातें लिख देनी है
कि लेखक ने व्यंग्य की दृष्टि से पैसे और क्रय शक्ति पर विचार व्यक्त किया है, बिल्कुल सही है। और परचेजिंग पावर में ही पावर का आनंद, ऐसी भाषा का एक विशिष्ट अर्थ वाला व्यक्त, बिल्कुल, क्योंकि परचेजिंग पावर एक इंग्लिश वर्ड है, ये सब लिख देंगे। और भाषा सैर सरज है, हिंदी और अंग्रेजी मैक्स इसके अंदर यूज हुआ, बेहद आसान, आराम से मन से लिख सकते हो। सेकंड गद्यांश है कि लोग संयमी भी होते हैं, नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 है ये, कि लोग संयमी भी होते हैं, ये फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयमपूर्ण वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा ही उन्हें दरकार नहीं है, बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन जो है वो गर्व से भरा हुआ फुला। यहाँ तक तो अपना सेम है कि यहाँ से लिया गया है। इसमें लेखक ने उन लोगों के विषय में बताया जो पैसे की ताकत को समझकर उनको जोड़ते रहते हैं। उनको देखो खूब सारे लोग ऐसे हैं जो फिजूल खर्चे नहीं करते, पैसे को जोड़ते हैं। हाँ, जो आवश्यकता है, जिनकी वाकई ज़रूरत है, उसको तो खरीदा जाए, लेकिन बेफिजूल के अंदर खर्चा ना किया जाए, पैसे को सेव किया जाए, क्योंकि पैसे में बहुत पावर होती है। पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर वाकई आपने पैसा जोड़ा है तो। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पैसे को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखो कि लेखक ने यहाँ पर 2 तरह के व्यक्ति बताए हैं। कौन कौन से? एक जो फिजूल खर्ची करता है, एक जो बुद्धिमान होते हैं और पैसों को बचाते हैं, जोड़ते जाते हैं। लेखक ने एक जो दिखाने की प्रवृत्ति से पैसे को व्यर्थ में खर्च करते हैं, दूसरे जो संयम रखते हैं, धैर्य रखकर पैसा खर्च नहीं करते, वे बेकार और व्यर्थ के सामान से अपना घर नहीं भरते, वे बिना जरूरत पैसा नहीं बहाते, क्योंकि वे बुद्धिमान होते हैं, वे अपनी बुद्धि और संयम से पैसा इकट्ठा करते जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आपने पढ़ रखा फिर और पढ़ो, यहाँ से बहुत कुछ नॉलेज लेना है आपको। लाइफ में ये चैप्टर बहुत काम आएगा। आपने किस हिसाब से पैसे को स्टोर करना है, बेफिजूल में खर्चा नहीं करना, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वाकई चैप्टर सिखाता है। वह पैसे की ताकत को समझते हैं, इसलिए जोड़ते जाना उनकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। उन्हें अपने पैसे की शक्ति की परीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे में शक्ति होती है। प्रश्न है, अभिमानित हैं कि उनके पास पैसा है। देखो, वे व्यक्ति इसी बात से खुश हैं, अभिमानित है, मतलब अभिमान, उनको गर्व है खुद पर कि उनके पास पैसा है, पैसे की ताकत है, और ये ताकत उनके मन को गर्व से, अभिमान से और ज़्यादा फुला देती है, ठीक है। विशेष क्या है कि लेखक ने उन बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में बताए हैं जो बुद्धि और संयम से पैसा जोड़कर उसकी ताकत को समझते हैं। दूसरा, भाषा शैली व्यंजनात्मक और सार गर्भित है, मतलब वाकई यहाँ पैसे कुछ ऐसी मतलब भाषा का प्रयोग किया जो जिसमें वाकई सार निकल के आता है, सार गर्भित है, व्यंजनापूर्ण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है नंबर 3, वो है कि बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए तो हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, आओ देखो तो सही, एक बार मेरे पास आओ तो सही, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। समझ रहे हो, ये जो आग्रह कर रहा है ना, वो उसमें कुछ लोभ लालच छुपा हुआ है, उसको अपन पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, समझ पा रहे हो, कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान, मूक होता है, उससे चाह जगती है, चाह मतलब अभाव, और बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, कि जो हमारे पास, अरे नहीं यार ये कितनी शानदार लाइटिंग है, देख क्या क्या शानदार शर्ट है, देख क्या शूज़ है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, मुझे लेना चाहिए, और चाहिए, अभी जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, ओह क्या शानदार चीज़ें, मतलब ये तो मुझे लेना ही चाहिए। प्रसंग यहाँ तक तो सेम अपना। इसमें लेखक ने बाजार की जो आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति है उसको बताया कि कैसे अट्रैक्शन मार्केट को देखिए होता है। तो देखो व्याख्या, लेखक बताते हैं कि बाजार तो आमंत्रित ही करता है, अर्थात अपने लुभावने अंदाज से बुलाता ही है और कहता है, वो सेम, मतलब ये गद्यांश की एक अच्छी बात की है कि व्याख्या में लगभग हिंदी वही काम आ जाती है, ठीक है, कि आओ मुझे लूटो, सब कुछ भूल कर मुझे देखो, ठीक है, मेरा रूप देखो, मेरा आकर्षण सब तुम्हारे लिए ही तो हैं, ये जितनी सुंदरता, ये जितनी सजावट, ये जितना मेकअप, ये आपके लिए ही तो हैं, ठीक है। कुछ नहीं खरीदना है तो भी देखने में क्या बिगड़ता है आपका, देखो ज़रा क्या नुकसान है, आओ और देखो। बाजार के इस तरह के जो आमंत्रण हमें आग्रह नहीं, आकर्षण है, वो अट्रैक्शन है,
आग्रह कर करके बुलाने में हम स्वयं नहीं जाते हैं, लेकिन मूक रहकर चुपचाप, मूक का मतलब चुप रह जाना, मूक रहकर शब्द विहीन इशारों से बुलाता है। हालांकि वो कोई ऐसा थोड़ी कि वो आवाज़ दे के बुलाता है कि आओ, वाकई ऐसा नहीं है, वो मूक रहता है भाई, मार्केट तो नहीं बोलता, लेकिन उसकी जो सजावट है उसको देख के हम बावले हो जाते हैं। वह होता है, बुलाता है, वह होता है रंगीन बाजार, उसे देखने की लालसा जगती है कि हाँ यार देखना चाहिए, कलरफुल है, रंगीन है। लालसा का अर्थ अभाव का होना है, अभाव का मतलब कि यार हमारे पास तो नहीं है ये चीज़। यहाँ पर लालसा जगती है किसकी, कि अरे यार क्या चीज़ शानदार मिल रही है, तो यहाँ पर इसका मतलब है अभाव। अभाव का मतलब हमारे पास उस चीज़ का नहीं होना, वो चीज़ नहीं है हमारे पास, इसका मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो अभाव है, ठीक है। और यही अभाव व्यक्ति को बाजार के आकर्षण में बांध देता है। इन्हीं आकर्षण के बीच खड़े होकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर आदमी को ही हीनता घेर लेती है। हीनता का मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें ये तो कम है, हमें तो लेना चाहिए। उसे लगने लगता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसे और चाहिए, मेरे पास कितना कम है और इस बाजार में देखो कितना कुछ अधिक है। अथा मतलब ओह क्या शानदार, बहुत कुछ है यहाँ पर। अथा का मतलब बहुत ज़्यादा, और यही ओहो उसे अधिक खरीदने का विवश करती है, ललचाती है और निरर्थकता को बढ़ावा देती है। ठीक है, एक दो कोई शब्द छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, बाकी पूरा लिखना है। लेखक ने बाजार की लुभावने आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। भाषा खड़ी बोली और हिंदी उर्दू मिश्रित कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। नंबर 4, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, एक कंडीशन तो ये, जब क्या हो, जेब तो भरी और मन हो खाली, ऐसी स्थिति में जादू का असर खूब चढ़ता है, जो अपने क्वेश्चन आंसर में पढ़ा था। जेब खाली, दूसरी स्थिति ये, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू खूब चलेगा, यानी तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस पर तक पहुंच जाएगा। कहीं भी हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। तो प्रस्तुत के ध्यान से तो अपना सेम यहीं तक है, यहाँ तक तो सेम है। और फिर एक इसमें मन खाली होने की स्थिति में खरीदारी अधिक होती है, जैसी स्थिति पर प्रकाश डाला गया। बिल्कुल से, अगर मन खाली है, हमारा मन भरा हो नहीं, तो हम और ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, इस स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या देखते हैं। लेखक कहते हैं कि बाजार की जो चकाचौंध है और जो सजावट है उसमें एक किस्म का जादू फैला होता है। ठीक है, वह जादू आंख के रास्ते दिलो दिमाग में चढ़ जाता है। वह रूप का, उसके आकर्षण का जादू है। बिल्कुल, मार्केट का रूप होता है, आकर्षण होता है, हमें अट्रैक्शन करता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जो जादू है वो ग्राहक को, कस्टमर को अपनी ओर खींचता है। जैसे चुंबक जो होता है लोहे को, आपको पता है, आप मिट्टी में कभी छोटे थे तो घुमाए होंगे, ऐसे मिट्टी में घुमाए होंगे तो छोटे छोटे उसके लोहे के पार्टिकल्स चिपक जाते थे, वो सब चीज़ है। ठीक है, आई थिंक सिटीज़ में तो ये मौका नहीं मिलता, गाँव में कभी गए हो तो वो मौका मिलता है कि मैग्नेट को अपन ऐसे मिट्टी में घुमाते हैं, उसके लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन इस जादू की मर्यादा है, इसका भी कुछ सम्मान है। दो स्थितियाँ होती है, कौन सा, एक अगर ग्राहक की जेब भरी हो और उसका मन खाली हो तो ज़बरदस्त जादू चढ़ेगा। ऐसी स्थिति में बाजार का प्रभाव असर बहुत अधिक होगा और वह बिना जरूरत, बिना सोचे समझे अपनी जेब हल्की करने में लगा रहता है, मतलब कि शॉपिंग करने में लगा रहता है। अगर जेब खाली, सेकंड कंडीशन है, अगर जेब खाली है और मन भी खाली है तो भी बाजार का जादू व्यक्ति पर कुछ असर डालता है, क्योंकि मन का खाली है ना, मन अगर पैसा ना भी हो और मन खाली है तो भी इंसान 1000 रुपये की समझ के कर्जा उठा के शॉपिंग कर लेगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन है। मन का खाली होना बाजार के लुभावने निमंत्रण को व्यक्ति तक पहुंचाता है, और इस पर अगर जेब में खूब पैसे हो तो फिर मन किसी की भी बात नहीं मानता, अर्थात बाजार के जादू के प्रभाव में बहुत कुछ बिना जरूरत उद्देश्य खरीदारी कर ही लेता है, बिना कोई उद्देश्य वो शॉपिंग कर ही लेता है। तो मेरी बात समझ में आई, दो स्थिति होती है, एक जब मन खाली और जेब भरी हुई हो तब भी शॉपिंग शानदार होने वाली है, मार्केट का जादू चढ़ेगा। एक जब जेब खाली हो लेकिन मन भी खाली हो, दोनों खाली हो तो भी चढ़ेगा। फिर समझ लो, दो स्थितियाँ होती हैं, जब जेब भरी हो और मन खाली हो, समझ गए, तो भी जादू चढ़ेगा। और जब दोनों ही खाली हो, जेब भी खाली और मन भी खाली हो, तो भी चढ़ेगा, क्योंकि मन खाली है ना
तो जादू चढ़ेगा चढ़ेगा, वो पैसा इंसान कहीं से उठा के ले आएगा लेकिन शॉपिंग करेगा, बाजार के जादू से वंचित नहीं रह पाएगा। तो लेखक ने मन का खाली होना कारण पर यथोचित प्रकाश डाला है। और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, भाषा सरल है, सहज है। नेक्स्ट नंबर 5 गद्यांश अपन लेते हैं कि पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। खाली मन न हो, अभी बात करें अपन कि खाली मन न हो, आगे स्थिति आएगी जब यह आएगा कि मन खाली हो तब जाना, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, ठीक है। पानी भीतर हो तो लू का लूपन जो है, जो तपन है, वो व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, मतलब खुश होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतज्ञता है आवश्यकता के समय काम आना। बिल्कुल, बाजार का असली उपयोग क्या है कि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमारे काम आता है। तो यहाँ तक तो अपना सहम है। लेखक ने इसमें बाजार के जादू के असर से बचने का कुछ उपाय बताया है। उपाय क्या बताया है कि मन को खाली करके जाओ, है ना। तो लेखक बताते हैं कि बाजार का जादू कस्टमर को, ग्राहक को आकर्षण में बांध कर खरीदारी करवाता है। इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा और सरल उपाय यह है कि बाजार जाना हो तो मन को खाली मत रखो, मन को भरा रखो। मन अगर खाली है तो आप शॉपिंग करोगे, इसलिए मन को भरा रखो। आशय है कि बाजार उसी स्थिति में जाओ जब सच में आपको कुछ ज़रूरत का सामान खरीदना हो। अगर आपको बिना ज़रूरत, बिना उद्देश्य जाना पड़े तो मत ही जाओ ना, मत जाओ। जब कोई काम नहीं तो मार्केट जा क्यों रहे हो, क्योंकि हो सकता है शॉपिंग हो जाए, ठीक है। कहते हैं अगर गर्मियों के दिनों में भारी दोपहर में लू में अगर निकलना पड़े तो कहते हैं ना पानी पी के जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर पानी होगा, ठीक है, तो हमें लू का प्रकोप उतना नहीं लगेगा। कि जैसे कि निकलना पड़े तो पानी पीकर जाना चाहिए। अगर आपके भीतर पानी होगा तो लू आप पर कोई असर नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार अगर आपका मन लक्ष्य से, उद्देश्य से भरा होगा तो बाजार का जादू नहीं फैलेगा। जैसे कि भगत जी के ऊपर कोई जादू नहीं फैला था, नमक और जीरा, काला नमक और जीरा लेके आ गए थे, तुरंत नहीं रह जाएगा, कोई असर नहीं रह जाएगा, फैला का फैला रह जाएगा बाजार का जादू। आपको कोई घाव जख्म नहीं देगा, अर्थात आपकी जो निरर्थक खरीदारी है वो नहीं करवाएगा, बल्कि उस समय बाजार का जादू उसकी सुंदरता दिखाएगा कि वाह कितना सुंदर है, लेकिन हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हमें तो जो लेना था ले लेंगे, जो आपको खुशी देगी कि मार्केट बहुत प्यारा है, लेकिन हमें तो वही लेना था जो देंगे बस। उस समय बाजार भी आपका उपकार मानेगा, क्योंकि उस समय आप भी बाजार को उसके होने का सच्चा लाभ उसे दोगे। कैसे कि आप गए, आपको सपोज 2 किलो चीनी लाना था तो गए 2 किलो चीनी लेके वापस आ गए तुरंत, बस। बाजार की असली उपयोगिता है कि वह सबको उसकी आवश्यकता के समय काम आए। फिजूल खर्ची की होड़ में सभी सामान खरीद कर रख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सामान की कमी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देती है। ये सब कारण है। विशेष लेखक ने उद्देश्य एवं जरूरत के अनुसार खरीदारी करने पर बल दिया गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, भाषा सरल और सहज है, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, ये शायद 5वां था ना, तो ये हो जाएगा अब अपना 6 क्या है कि लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, नेगेटिव हो। ये तो लोभ की ही जीत है और आदमी की क्या है, हार है। कहते हैं ना कि आंख फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हो। कहते हैं ना कि आंख अगर फोड़ दी तो दिखेगा नहीं, ये गलत सोच है। अपन बंद आंख में भी तो सपना देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा क्या, ऐसा लालच या लोभ मिट जाएगा क्या। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर किसी का रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आंख बंद करके ही तो हम सपने नहीं लेते हैं क्या, ठीक है। तो और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं क्या। अपन हड़बड़ा के उठ जाते हैं, जग जाते हैं, ऐसा सपना भी आता है कि हमारा चैन भंग नहीं करते क्या। चैन का मतलब है ऐश आराम, हमारा आराम भंग नहीं करते क्या। इससे उनको बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, ठीक है। तो आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, हमें आंखों पर कंट्रोल करना होगा, ये चीज़ है। यहाँ तक तो अपना सेम है। इसमें लेखक ने मानवीय वृत्ति लोभ के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, ये चीज़ है। व्याख्या, लेखक कहते हैं कि लोभ मानवीय वृत्ति है, इंसान है तो वो लोभ करेगा, ये एक मानवीय कृति है। इसकी मतलब कहते हैं ना कि उसकी एक कृति है, ऐसा मान लो कि उसकी एक आदत है, ठीक है। अन्य गुणों व अवगुणों की तरह यह भी मनुष्य के स्वभाव का एक पार्ट है, एक अंग है, ठीक है। लोभ लालच करना। बाजार में उपस्थित वस्तुओं के प्रति लोभ का प्रभाव स्वाभाविक क्रिया है, नेचुरल है। मार्केट देखेंगे तो इंसान को क्या होगा कि वहाँ पर लोभ आ ही जाएगा, लालच आ जाएगा, मन कर जाएगा उसका।
लोभ को जीतने के लिए ये सही नहीं है कि जहाँ लोभ का निवास होता है यानी मनुष्य के मन में वहाँ नकारा भाव हो, ये कहते ही सही बात नहीं है कि लोभ है वह नकारात्मक हो, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे लोभ नहीं करना, इस तरह का विचार लोभ की जीत को ही बताता है और आदमी की हार को। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंख फोड़ लें। अगर आपको उस चीज़ को नहीं देखना तो आप जस्ट इग्नोर कीजिए, आगे निकल जाइए, इग्नोर कीजिए। ऐसा थोड़ी कि आंख फोड़ लेता हूँ ताकि मुझे दिखेगा ही नहीं, नहीं नहीं, ये तो गलत चीज़ है। आंख फोड़ने से क्या लोभ युक्त वस्तु के दर्शन नहीं हो सकते? ऐसे हमारे मन से लोभ खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेखक कहता है कि क्या आंखें बंद करके हम सपने नहीं लेते हैं क्या? ठीक है, और वे सपने भी तो हमारा सुख चैन खत्म नहीं करते हैं क्या? इससे क्या हम सपने देखना बंद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, वैसे ही सपने आएंगे। लेखक का कहना है कि इस तरह सपने देखना बंद करना, लोभ को खत्म करना, ये सारी कोशिश तब तक व्यर्थ है, बेकार है, जब तक मनुष्य मन जो है, मन की आंखें बंद नहीं करे, मन को खाली ना रखे। मन कर रहा है तो फिर कितनी आंखें फोड़ लो, आप करोगे वो काम। ठीक है, मन की आंखें नियंत्रण में रखना अर्थात मन को कंट्रोल करना, मन को लोभ मुक्त करना मनुष्य की जीत है। लोभ मुक्त रखना ही मनुष्य की जीत है, वरना सारी कोशिशें बेकार हैं, व्यर्थ है। विशेष में क्या है कि लेखक ने मन पर लगाम रखना जैसी उक्ति को सिद्ध किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है और भाषा सरल और सहज है। ऐसे में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि वह अकारत है। अकारत का मतलब बिना काम का, कोई काम का नहीं है। वह अकारत है, ये तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है। हट का मतलब समझते हो, हट्टी होना, जिद्दी होना। योग नहीं, योग नहीं होता। ठीक है, हट अलग है, योग नहीं। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान हो वैसा हो जाए, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक ही जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। विराट का मतलब बड़ा, शुद्ध की जगह छोटा, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। तो काफ़ी बढ़िया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ हुआ, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अपना सहम है। इसमें लेखक ने मनुष्य इंद्रियों के व्यवहार पर विचार व्यक्त किया। जो मनुष्य की जो इंद्रियाँ होती हैं, जैसे हम आंखों से देखते हैं तो हमारा क्या होता है, अंदर से मन कुछ आवाज़ करता है कि नहीं ये ले लेना चाहिए। अब तो इंद्रियों के बारे में, कुछ इंद्रियों कैसे व्यवहार करती है उसके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। देखो, लेखक कहता है कि आंख को बंद करने से मन का लोभ खत्म नहीं होता है। अगर व्यक्ति ये सोचता है कि आंख को बंद कर उसे वस्तु को नहीं देखेगा तो लोभ मन में प्रवेश नहीं करे, ऐसा सोचना उसका बिल्कुल गलत है। तो क्या फिर हम जो आंखें मूंद कर सपने देखते हैं उससे कुछ दिखाई नहीं देता? क्या लोभ नहीं जागता? ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना कि यार हमें सुबह ऐसा रात को सपना आता है कि है ना मेरे पास कल है ना कि मर्सिडीज थी, मतलब कि मेरे पास ऑडी थी, मतलब ऐसा सपना आता है तो मतलब वही तो है, लालच ही तो जाग रहा है मन में। तो क्या उस टाइम जबकि आंखें बंद होती है तो लालच तो उस टाइम पर भी जागता है, लोभ नहीं जागता। आंखें बंद करके लोभ नहीं होना, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लोभ नहीं जागता। आंखें बंद करके लोभ नहीं होना ये अकारत है, मतलब ये तो बिना कोई काम का बेकार है। लोभ को खत्म करना हठ योग है। ये क्या है? हठ योग है जो लोभ को खत्म कर सकता है। लेकिन आंखें बंद करना हठ ही हठ है, वो तो फिर जिद्द है बस, और उसमें कोई मतलब नहीं है, वो योग नहीं है। ठीक है, हठ योग करने से मन भले ही क्षीण हो जाए, कमज़ोर हो जाए, जैसे पीला पड़ जाए, है ना, हठ योग करने से, लेकिन किसी विद्वान के कमज़ोर ज्ञान की तरह हो जाए चाहे, है ना। फिर सुन लो, हठ योग करने से जो मन है वो क्षीण हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, पीला पड़ जाए, या फिर किसी विद्वान होता है उसका ज्ञान अगर कमज़ोर, विद्वान तो कभी कभी ज्ञान कमज़ोर हो जाए, अगर उसकी तरह हो जाए, वह मुक्त नहीं हो सकता। फिर भी वह मुक्त नहीं हो सकता। मन को मारने पर ही ऐसी स्थिति होती है। अंदर ही अंदर वह कमज़ोर, अशक्त व पीला पड़ जाता है, अर्थात वह बीमार हो जाता है। ठीक है, इसका परिणाम उसकी सोच दृष्टि व्यापक, अनंत की जगह सिकुड़ी हुई तथा विराट की जगह शुद्ध रहने की छोटी हो जाती है, क्योंकि उसने लोभ पर विजय प्राप्त नहीं की। ये कारण है क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है लोभ लालच के ऊपर, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। उसने लोभ को मारा दबाया है, वह उससे मुक्त नहीं है। मारा है, दबाया है, इच्छा को दबा दिया, लेकिन इच्छा कंप्लीटली उसके मन से, लोभ मन से नहीं गया है, इच्छा से वो दबा हुआ है। अगर लोभ को, तृष्णा को, इच्छा को खत्म करना है तो फिर मन में से उसको निकालना होगा। ठीक है, मन के रोम को बंद करके, रोम का मतलब जानते हो ना, ये अपने जो रोम होती है छिद्र,
उस रोम रोम को बंद करके इन लालसाओं को दूर करना होगा और इसके स्थान पर तुष्ट प्रवृत्ति यानी संतोष का भाव, आप बोले ये मत बोलो, ये बोल दो कि इस स्थान पर संतोष का भाव एवं खुशी भरनी होगी, तभी व्यक्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो विशेष में रह जाएगा, लेखक ने मन को मुक्त करने तथा संतोषी भाव धारण करने का उपाय बताया है। और हिंदी संस्कृत वर्ड इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। फिर हैं अपने 7वां था ना, तो अब अपन बात करेंगे इसके 8वें की, ठीक है। तो आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू बार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। अडिग का मतलब फेक्ट नहीं, डिगने वाला नहीं है वो, ठीक है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी। तो यहाँ तक तो अपना सेम है। इसमें लेखक ने भगत जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया, भगत जी, क्योंकि ऐसा आदमी तो भगत जी था जो बिल्कुल अडिग रहता है, इतना मार्केट शानदार सजा फिर भी उसको पार देखते निकल जाते हैं भगत जी। व्याख्या, लेखक बताते हैं कि आप जैसे पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य मैं भी हूँ, मतलब आप जैसे इतने महान व्यक्ति उनका पाठकों का सदस्य मैं भी हूँ, और मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस हार्ड मांस के बने व्यक्ति को, हार्ड मांस के बने व्यक्ति मतलब कठोर सॉलिड, जो हर किसी से पिघलता नहीं है ऐसे मामूली छोटी बात से, हार्ड मांस के बने व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से जो मिला है वह हम में से बहुत कम लोगों को मिला हुआ है। जो भगत जी को मिला है ना, वो बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, इतना कि इतने बड़े मार्केट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ काला नमक और जीरा लेके फिर बीच बाजार से वापस आ जाना, वाकई ऐसे लोग तो बहुत ही कम हैं। कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक संरचना ईश्वर ने भगत जी को दी है वह सभी को भी प्राप्त हैं। शरीर सबका एक जैसा है, भगत जी पे एक इंसान जैसे दिखते हैं, हर कोई इंसान ही है, लेकिन उसकी जो मन की शक्ति है ना, उनका विनियंत्रण है। बाजार का जादू उन पर हमला नहीं कर पाता। बाजार में चारों तरफ सामान बिछा रहता है, किंतु उनका मन विचलित बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। वे अपने उद्देश्य से नहीं भटकते हैं। पैसा आगे होकर उनसे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उनका लक्ष्य है, उनका टारगेट है कि मैं सिर्फ 6 आने पैसा कमाने हैं, और वे उतना ही कमाते हैं, बाकी बचा चूर्ण। ध्यान रखना कि बचे हुए चूर्ण के भी चाहे तो वो पैसे बांट सकते थे, लेकिन नहीं, फिक्स है कि मुझे 6 आना पैसा कमाना है। पैसा खुद भीख मांग रहा है कि मुझे ले लो, मतलब क्यों? क्योंकि चूर्ण तो बच गया ना, तो चूर्ण को बेच के और पैसा कमा सकते। पैसा कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा आपके पास, बेच दो इसको, लेकिन नहीं, उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, वो बच्चों को फिर मुफ्त बांट देते हैं 6 आने बैठते ही। उनके मन में पैसे के प्रति मोह माया दया कुछ नहीं है, ठीक है। वे स्वभाव का कठोर व्यक्ति पैसे को रोता हुआ ही छोड़कर आगे चल देता है। ऐसे व्यक्ति के समक्ष पैसे की व्यंग्य शक्ति अर्थात कि मैं सब कुछ हूँ कहाँ चल पाती? ना ना, तू सब कुछ नहीं है। जो मैं बच्चों को दूंगा, बच्चे जो मुझसे प्यार करेंगे, जो प्यार सबसे बड़ा पैसा है। ये कोई पैसा थोड़ी है लाख रुपए, किसी के पास में 1-1 करोड़ पैसा होता है, लेकिन वो गरीब की कभी उसने ज़िंदगी में मदद नहीं की, तो पैसा किस काम का? वो कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं है। एक वो व्यक्ति जो महीने के 10,000 कमाता है, फिर भी गरीबों की अगर 500 रुपये मदद की तो उस करोड़पति से 1000 गुना वो ज़्यादा व्यक्ति सही है। तो वो वाली चीज़ है कि जो प्यार जो मिलता है ना, उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं है। भगत जी जैसे व्यक्ति के उदाहरण द्वारा स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का दृढ़ निश्चय उसे किसी भी प्रकार के लोभ मोह आकर्षण में नहीं बांध सकता। विशेष लेखक ने मन के उच्च भावों की दृढ़ता पर विचार व्यक्त किए हैं जो सार गर्भित है। वाकई उसमें बहुत सारांश है और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और भाषा सरल सहज है, ठीक है। 9 नंबर की बात करते हैं अपन। 9वां है कि वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिवादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, क्योंकि विद्वान जो होते हैं कुछ शब्द का मीनिंग निकाल ढूंढ जाते हैं, वैसा मैं नहीं हूं कि अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, मतलब जहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ आराम है, तृष्णा है, त्यावस है, ठीक है, बटोर रखने की प्रिया है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, काफ़ी बढ़िया है फिर भी। बल्कि यदि उसी बल को सजा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि
संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणिक होती है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। यहाँ तक अपना सेम है। इसमें भगत जी के व्यक्तित्व का बिल्कुल वर्णन किया गया है। व्याख्या देखो कि लेखक कहते हैं कि भगत जी में कुछ उच्च प्रकार के तत्व, बिल्कुल उच्च प्रकार के तत्व में भाव, क्योंकि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में कर सकता है कि बताओ कि अगर वो चाहें तो 5 रुपये बांट सकते हैं, 4 रुपये बांट सकते हैं, 3 रुपये बांट सकते हैं, लेकिन वो 6 आने बढ़ते ही बंद, फिर बचे हुए सामान को फ्री। ऐसा आज तक भगत जी से आप सीख सकते हो। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। उनके इस भाव को आत्मिक, धार्मिक तथा नैतिक कहते हैं। उनके भाववृत्ति अन्य से बिल्कुल अलग है, इसलिए लोग उसे अन्य कई नाम भी देते हैं। लेखक कहते हैं कि लोगों की तरह मुझ में ये योग्यता नहीं है कि मैं शब्दों का अंतर देखूं, समझूं और फिर उसको स्पष्ट करूं। मुझे शब्दों के खेल से कोई लेना देना नहीं है। मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं कि भगत जी के भाव किस प्रकार के हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जहां इच्छा, लालसा, कामना, जहां वस्तुओं को इकट्ठा करने रखने की लाचारी है, वहां उस तरह का बल उनमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना लेखक कहता है कि मुझ में नहीं है। अगर उस बल को ही सच्चा बल माना जाता है जहाँ पैसे की शक्ति का काम करती है, तो कहना होगा कि इकट्ठा करने की इच्छा और सम्पत्ति की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणिकता होती है। ठीक है, जो अर्थ चाह में झुक जाए वह निर्बल ही होता है। मनुष्य के उच्च भावों को जीतना व्यक्ति की निर्बलता को ही प्रमाणित करता है और इस प्रकार का कार्य मनुष्य पर धन की जीत है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का आत्मिक बल उसके लोभ, स्पृहा जैसी वृत्ति को नीचे दब जाता है। तो ये सब पूरी की पूरी वो चीज़ें हैं जो भगत जी के बारे में कही गई है कि खूब सारे लोग ऐसे हैं, पैसा होने के बावजूद किसी को दान पुण्य नहीं कर पाते, लेकिन भगत जी एक ऐसा इंसान है कि पैसा खुद आना चाह रहे फिर भी वो नहीं कमाना चाह रहे, क्योंकि वो प्रेम प्यार जीतना चाह रहे हैं। लेखक ने मानवीय वृत्ति के प्रकारों पर विशेष प्रकार, बिल्कुल सही, अलग अलग मानवों की अलग अलग प्रकृति होती है, तो मानवीय जो वृत्ति है उसके विशेष प्रकाश डाला है। लोभ, स्पृहा मनुष्य को निर्बल ही बनाती है, जैसे उच्च विचार प्रकट हुए हैं। खड़ी हिंदी भाषा प्रयोग, सरल सहज उसका प्रयोग हुआ है। बात करते हैं 10 नंबर की। तो भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है, उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ खुली आंख, तुष्ट और मग्न वे चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हटपरों की विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तब तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा या नमक मिलता है, वरना कोई यूज़फुल नहीं है। यहाँ तक सेम है। इसमें लेखक ने भगत जी की भाव प्रवृत्ति और लक्ष्य पर प्रकाश डाला कि उनका किस तरह से टारगेट फिक्स था, अपनी चीज़ लिए चल दिए। व्याख्या, लेखक ने बताया कि भगत जी जब बाजार जाते हैं तब बाजार का चौक तरह तरह के सामानों से भरा रहता था। ऐसा नहीं था कि भगत जी के मन में उन चीज़ों से कोई स्नेह नहीं था, स्नेह तो था ही, उनको भी अच्छी लग रही थी, लेकिन हो सकता है कि उस समूचे सामान के प्रति उनके मन में आशीर्वाद भी हो कि जिन्हें ज़रूरत हो वो उनकी ले लेगा। बढ़िया चीज़ है भाई, अच्छी बात है, मार्केट सजा हुआ है, ये उन तक सब तक पहुँचे। उनके मन में ये था कि ठीक है, अच्छी बात है, जिसको जो चाहिए वो आराम से चीज़ को ले लेगा, बढ़िया चीज़, आशीर्वाद था। कुल मिलाकर भगत जी के मन में सामान के प्रति विद्रोह, घृणा की भावना तो नहीं थी, हाँ प्रसन्नता जरूर थी, क्योंकि उनका मन खाली नहीं था, मन भरा हुआ था कि मुझे तो नमक और जीरा चाहिए, बाकी चाहे कितना भी सामान सजो। उनका मन संतुष्ट और खुश है, तभी वे आंखें खुली रखकर भी बाजार से निकलते थे। रास्ते में उनके सामने अनेक फैंसी स्टोर, मॉल सब कुछ आते थे, लेकिन वो खड़े खड़े रह जाते थे। भगत जी उन किसी भी दुकान पर नहीं रुकते थे, वे केवल पंसारी की दुकान पर रुकते थे, वहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते और चले आते। ऐसा नहीं था कि बाजार में विमुख था कारण उनकी कोई जिद है, उन्हें तो सिर्फ जीरा और काला नमक चाहिए, इसलिए सारे चौक बाजार का अस्तित्व उनके लिए तब तक ही उपयोगी था जब तक जीरा मिलता है। बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ लिया अपन इसको। कहने का आशय ये है कि भगत जी का आगरे बाजार से जीरा नमक लेने तक ही था, वे अपने उद्देश्य व लक्ष्य भटकते नहीं थे। बाजार की पूरी सत्ता उनकी नज़रों में सामने होकर भी नहीं होने के बराबर थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ जो चाहिए वो लक्ष्य फिक्स था। विशेष लेखक ने भगत जी की तुष्ट वृत्ति यानी फिक्स और खुली आंख रखने के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि इंद्रियों पर जीत मनुष्य को कहीं नहीं भटका सकते। अगर इंद्रियों पर कंट्रोल है तो आप कहीं पर भी हारोगे नहीं। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है। 11 नंबर वहाँ गद्यांश देखते हैं अपन
कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन, मतलब उसको और ज़्यादा बाजार का रूप दिला देते हैं, उसको ऐसी शक्ति दे देते हैं, बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कष्ट बढ़ाते हैं। कपट बढ़ती का अर्थ परस्पर सदैव की घटी। ये चीज़ है प्रस्तुत के ध्यान से तो अपना यहाँ से लिया गया है। इसमें लेखक ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो अर्थ का गलत उपयोग करके बाजार में कपटीपन को बढ़ावा देते हैं और सद्भाव को घटाते हैं। ये चीज़ अपने को है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसकी व्याख्या। वो है कि लेखक कहते हैं कि बाजार को सार्थकता अर्थात सही मायने में सही अर्थ वही व्यक्ति देता है जो ये जानता है कि वह क्या चाहता है, उसे क्या खरीदना है। व्यक्ति वही है, वो वाकई मार्केट को एक सही अर्थ देगा। ठीक है, किस प्रकार उसके पैसे का सही उपयोग हो। जो व्यक्ति ये बात नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, तो वे केवल अपनी क्रय शक्ति यानी कि जो परचेजिंग पावर है उसके अभिमान में अपने पैसे से केवल बाजार को एक विनाशकारी शक्ति और शैतानी शक्ति या व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। कहने का मतलब ये कि अपने पैसे द्वारा बाजार में होड़ की प्रवृत्ति, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, पैसे का नाश की प्रवृत्ति, दूसरों द्वारा व्यंग्य करने की शक्ति ही वे बाजार को दे जाते हैं। इसका परिणाम ये ज्ञात होता है कि वे लोग बाजार में बाजारूपन यानी कि व्यवहार का हल्कापन बढ़ाते हैं। ठीक है ना, कि हर कोई फिर किसी को चिढ़ाना व्यवहार में, मतलब ऐसा व्यवहार बना देना। ये हल्कापन व्यवहार में कपट का बढ़ता है। जैसे कोई देखता है कि कपट का मतलब एक दूसरे पे जलता है कि वो उसके पास ये है, वो मेरे पास भी होना चाहिए, या फिर अरे कुछ नहीं मेरे पास इससे ही बड़ा है। मतलब वो एक कपट जो भावना है, धोखा देना है, कीमत से ज़्यादा मूल्य लेना है, ये तो होना ही होना है। फिर मार्केट वैसा ही होगा क्योंकि उन्हें पता है कि लोग खरीदेंगे, तो फिर वो वैसा ही होगा। घटिया सामान देना है, इस तरह की प्रवृत्ति अतिरिक्त पैसा ही बाजार को सिखाता है। क्योंकि मार्केट में जब पैसा खूब आ जाता है तो जो दुकानदार उनका भी जी ललच जाता है, फिर वो घटिया सामान बेचना ये सब करते हैं। वरना अगर अपन जो जरूरत होगी वही चीज़ खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे वो और ढंग का माल देंगे। फिर इस प्रकार कपट का बढ़ता प्रसार का अर्थ होता है सद्भाव में कमी आना। सद्भाव अर्थात अच्छे गुणों की कमी। इसकी कमी से समाज की संस्कृति का ह्रास होता है और इसका प्रत्यक्ष कारण बाजार में बिना उद्देश्य पैसे की अनुचित क्रय शक्ति का दिखावा ही है। बाकी विशेष है कि लेखक को क्रय शक्ति के अनुचित प्रयोग के परिणाम प्रकाश डाला है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग भाषा सरल और सहज है। ठीक है, और लास्ट 12वां गद्यांश अपना कि इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक यानी कस्टमर और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। बिल्कुल सही है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। यहाँ तक अपना सहम है। इसमें लेखक ने अनुचित क्रय शक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई छलवृत्ति, कपटवृत्ति के प्रभावों का वर्णन किया है। देखते हैं क्या कंपटीशन है। लेखक बताते हैं कि जो कपटी मन होता है ना, लूटने वाला, झूठ साझ करने वाला, वो कपटी मन में आने से व्यक्ति के सद्भाव का क्षय होता है, अर्थात उसके गुण छल कपट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, गुण थे लेकिन जैसे पैसा आता है ना, फिर वो छल कपट में बदल जाता है। इस हास बोल दो चाहे नाश बोल दो, इस नाश पर आदमी अपने भाई और अच्छे पड़ोसी नहीं रह जाते। फिर वो जब कंपटीशन लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो फिर भाई और पड़ोसी को उतना प्यार प्रेम नहीं रहता। वे केवल एक ग्राहक और विक्रेता की भूमिका ही निभाते हैं। ठीक है, सिर्फ वे समझते हैं कि ये तो कस्टमर है मेरा। उनका व्यवहार इस तरह का हो जाता है कि मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की कोशिश में लगे हो। ठीक है, एक की हानि में दूसरे को स्वयं का लाभ दिखता है कि अच्छा उसका घाटा लगा कि हाँ ये सही है, तब वो खुश हो जाता है ऑटोमेटिक में, अपना लाभ देखता है उसमें। ठीक है, कि उसके ठगी आपकी बार तो उसके गड़बड़ हो गई, उसके ठगी हो गई। और यही प्रवृत्ति बाजार की है। ये सत्य बाजार की असली नीति है। ये नीति इतिहास का सत्य रूप लेकर चली आ रही है, शुरू से इतिहास भी गवाह है इसका। इस प्रवृत्ति के साथ बाजार में लोगों का उनकी आवश्यकताओं को लेकर आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होता है। समझ रहे हो, ग्राहक और विक्रेता दोनों एक दूसरे का शोषण करने को तत्पर होते हैं और ऐसी स्थिति में कपट सफल होता है। कपट जो होता है वो जीत जाता है। उनका शिकार कोई सज्जन व्यक्ति ही बनता है। जो सज्जन भोला भाला होता है वो उनकी बातों में आ जाता है और वहाँ पर लुट जाता है। क्योंकि समाज में हर तरह के व्यक्ति मिलते हैं जो इन सब चालों से दूर रहते हैं। व्यवस्था उन्हें अपनी चपेट में ले ही लेती है, कभी न कभी चपेट में आ जाते हैं। तो विशेष में लेखक ने समाज में व्याप्त कपट का चित्रण किया जो बाजारपन या बाजारवाद से पनप कर समाज के हर क्षेत्र में फैल गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, भाषा सरल सहज है।
भाषा सहज है और सरल है। ठीक है, तो इस तरीके से 12 गद्यांश थे। हालांकि अपने सारांश में बहुत सारी बातें पढ़ ली, लेकिन फिर भी एक तरीके से मैंने और फॉर्मेलिटी के तौर पे करवा दिया कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़बरदस्त तरीके से हर चैप्टर के 3 क्लास होगी अपनी। पहली क्लास सारांश की होगी, फिर क्वेश्चन आंसर की होगी, फिर तीसरी ये जो गद्यांश मतलब व्याख्या वाली होगी। हर इससे बहुत तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। बस आप लिखो नहीं, मेरे को सुन लोगे तो भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ओके।